नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज की एक इस और शानदार क्लास में। आपके साथ मैं हूं सुरेश राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा और मेरे पीछे देख रहे हैं, हम राजस्थान जीके की एक टेस्ट सीरीज जिसके अंदर राजस्थान जीके के अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन आपके समक्ष लेकर के हाजिर हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपकी जीके की जो तैयारी है वो किस स्तर की है और जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स हैं उनमें किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो आज ये इस सीरीज़ का पहला टेस्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये है सीरीज़ है वो बहुत ही पसंद आएगी और आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो वीडियो के अंदर अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसका बेनिफिट है वो मिल सके, वीडियो अपलोड होते ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। इस टेस्ट के अंदर अपने जो क्वेश्चंस हैं तैयार करने के लिए मैटर है वो आप लोगों के पास में काफ़ी होता है, काफ़ी सारे आपके सोर्सेज होते हैं। तैयारी आप लंबे समय से कर भी रहे होंगे, नहीं भी कर रहे हैं, स्टार्ट भी करी है तो आपके पास में अपना मैटर होगा। अब उस मैटर को परखने की अपनी तैयारी है वो किस लेवल की हो चुकी है उसको परखने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए ये सीरीज़ है। इसके अंदर आज की इस क्लास में हम 20 क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चंस के अंदर आप स्वयं को भी ये जांच पाएंगे कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी से अपन इसमें से कितने क्वेश्चन है वो सही अटेम्प्ट कर पाए, कितने क्वेश्चन की एक्यूरेसी है वो अपनी रही, इस चीज़ को आप चेक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ के अंदर। और आज का यह पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है, अलग अलग टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे। तो सभ्यताओं के अंदर जब अपन बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आपका है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। सिंधु घाटी से सभ्यता से अलग उसी के समीप हड़प्पा कालीन जो उत्खनन करता हैं, सभ्यताओं की खोज करने वाले व्यक्ति हैं, उनके द्वारा कौन सी सभ्यता का वर्णन है वो किया गया। तो ये कुराडा है, वैसे इंग्लिश से जो शब्द था उसका हिंदी ट्रांसलेट किया गया तब ये इस तरह से लिखा हुआ है, वेनारा, कालीबंगा और बिहारीपुरा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता से अलग इसी के साथ साथ हड़प्पा कालीन जो सभ्यताएं हैं उनके अंदर जिसका उल्लेख हुआ है। तो इन ऑप्शंस में से अगर आप देखेंगे, स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 के अंदर भी पूछा हुआ प्रश्न है, राजस्थान पुलिस 2020 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो राजस्थान की विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर मुख्य रूप से ये सारी एग्जाम्स हैं वो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा करवाई जाती हैं। तो इन सभी के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है। ऑप्शंस को आपने अभी तक देखा होगा तो निश्चित तौर पर आप उत्तर के ऊपर पहुंच गए होंगे। तो यह सभ्यता जो है वो आपकी रहने वाली है कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी का ये क्वेश्चन है वो राइट हुआ होगा। अपन यहाँ पर सीधा क्वेश्चन और उसके आंसर की बात करेंगे, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा वाइड चर्चा नहीं करेंगे ताकि आपका टाइम है वो कम से कम लगे और कम से कम समय में आप ये पता कर सकें कि हमारे इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हैं वो सही हुए। चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, आहड़ को ताम्रवती नगरी या ताम्रवती सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था, क्यों, इसका कारण क्या है। EORO एग्जाम 2023 के अंदर शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ प्रश्न क्या है। देखो, पहला ऑप्शन है बड़ी संख्या में तांबे के औजार एवं उपकरण मिले इसलिए इसको ताम्रवती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन है घर बनाने के लिए धूप में पकी हुई ईंटों का उपयोग। तीसरा, जली हुई ईंटों का निर्माण पाया गया, इसके साक्ष्य मिले। अर्थव्यवस्था है वो शिकार और पशुपालन के ऊपर आधारित थी। तो ये तमाम जो है वो विशेषताएं आहड़ सभ्यता के अंदर हैं वो मिली। लेकिन आहड़ सभ्यता को यहाँ पर अगर किसी ने तैयारी नहीं भी करी है, ये क्वेश्चन पहले से नहीं भी पढ़ा हुआ है, तो भी इसका आंसर है वो आराम से किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो ताम्रवती सभ्यता के नाम से इसको आहड़ सभ्यता को इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या के अंदर तांबे के औजार और तांबे के जो घरेलू उपकरण हैं वो मिले, इसलिए इसको तांबे के औजार मिलने के कारण क्या कहा गया, ताम्रवती सभ्यता के नाम से इसको जाना गया। उम्मीद करता हूँ सभी का ये क्वेश्चन का आंसर है वो सही गया है। अपना फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो घोसुंडी नामक जो शिलालेख है
यह शिलालेख कहाँ पर स्थित है, गोसुंडी शिलालेख कहाँ स्थित है, तो यह शिलालेख बारां, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, इन ऑप्शंस में से निश्चित तौर पर अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप ऑप्शन पर पहुंच ही गए होंगे। कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम 2021 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी शिलालेख है वो स्थित है, पाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपना है, क्या कहता है देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में प्राचीन राजस्थान में मालवों एक जाति थी जो कि शासन किया करती थी। मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास, किस क्षेत्र के आसपास केंद्रित था, तो मुख्य रूप से मालव जो हैं वो उनकी शक्ति का केंद्र है वो हुआ करता था, वो मुख्य रूप से कौन सा था, जयपुर था। उसके बाद में मुगलों के आगमन के बाद में और ये जो मालव प्रजाति के जो शासक थे वो यहाँ से चल करके और टोंक के आसपास का जो मालवा क्षेत्र है उस क्षेत्र में जा करके और वहाँ के क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो इससे पूर्व मालवों की शक्ति का केंद्र है वो कहाँ हुआ करता था, जयपुर के आसपास का आमेर का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर इनकी शक्ति का क्षेत्र है वो केंद्र है वो हुआ करता था। चलिए आगे बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से किस साहित्यकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है, तो ये उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में और खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 इन दोनों एग्जाम के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने राजपूत जो शासक रहे हैं, वंशज रहे हैं, उनको अलग अलग जातियों का, किसी ने इनकी उत्पत्ति है वो सूर्य से बताई है, अग्निकुंड से बताई है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग इतिहास है वो प्रस्तुत किया है। तो उन्हीं में से एक शक या सीथियन जाति के वंशज माना है राजपूतों को, तो वो इतिहासकार मुख्य रूप से इनमें से कौन से हैं, CM वैद्य, जेम्स टोड, गोपीनाथ शर्मा और चंद्रबरदाई। तो इनमें से मुख्य रूप से जेम्स टोड जो हैं इन्होंने, देखिए मुख्य रूप से इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि शक या सीथियन जाति है वो एक विदेशी प्रजाति, विदेशी जाति, और विदेशी जाति से इनकी उत्पत्ति मानने वाले विदेशी ही साहित्यकार, ठीक है। तो सीधा सीधा नाम यहाँ पर दिखता है कर्नल जेम्स टोड, तो इन्होंने इनको शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, आमेर के राजा मान सिंह है वो अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग क्षेत्रों का क्या रहा, सूबेदार रहा, प्रशासक नियुक्त किया गया। तो 1587 से लेकर के 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे, तो काबुल, बंगाल, बिहार और मालवा, इन चारों ही क्षेत्रों के अंदर मान सिंह है उसको सूबेदार नियुक्त किया गया था अलग अलग समय के ऊपर। तो मुख्य रूप से 1587 से 1594 तक यहाँ क्वेश्चन ये भी बनता है 1587 से 1594 तक किस क्षेत्र के किस प्रांत के सूबेदार थे, और ये भी हित थे इनमें से जो अपना आंसर बनेगा कि उनका वहाँ का सूबेदार है वो मान सिंह को कब नियुक्त किया गया, तो 1587 में। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो इसी क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन भी बनता है, PTI ग्रेड 2 2023 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। तो 1587 के अंदर इनको जिस प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया गया था वो प्रांत था बिहार, ठीक है। तो 1587 में बिहार के सूबेदार इनको नियुक्त किया गया था और बाद में ये 1594 तक बिहार के क्या रहे, बिहार प्रांत के सूबेदार रहे थे। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर है वो कौन सा बन जाएगा, बिहार प्रांत बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भरतपुर एवं अलवर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसके साथ संधियां किसके द्वारा की गई थी, प्रयोगशाला सहायक एग्जाम 2016 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। तो भरतपुर और अलवर, तो मुख्य रूप से भरतपुर रियासत ऐसी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करने वाली पहली रियासत थी। सबसे पहले जो संधि की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, भरतपुर के द्वारा की गई थी, और उसके बाद कौन सी थी, अलवर। और ये दोनों ही जो रियासतें थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करने वाली जो रियासतें थी, और इन्होंने सितंबर नवंबर 1803, अगस्त अक्टूबर 1804, जनवरी फरवरी 1804, मार्च मई 1806। तो इन ऑप्शंस में से जब अपन देखते हैं तो मुख्य रूप से सितंबर, नवंबर,
1803। तो 1803 ये सन ध्यान में रखनी है। भरतपुर ने सितंबर 1803 में और अलवर ने नवंबर 1803 के अंदर क्या करी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी शासन करने वाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके साथ में सितंबर और नवंबर माह में 1803 के अंदर भरतपुर और अलवर ने क्रमशः क्या करी थी? संधियां करी थी। तो पहला ऑप्शन है वो अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखिए, अर्जुन लाल सेठी जन आंदोलन से जुड़े हुआ एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है। 1908 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान के ऊपर की थी? ठीक है, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक अस्त्रक्षेप ये आपकी 2019 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो ये अलग अलग विभाग की अलग अलग डिपार्टमेंट के एग्जाम्स हैं, उनके अंदर पूछे हुए प्रश्न है, राजस्थान की ही एग्जाम्स हैं। तो अर्जुन लाल सेठी 1908 में वर्धमान पाठशाला कहाँ पर स्थापित करते हैं? तो जयपुर, कोटा, उदयपुर, करौली, इनमें से जो स्थान है जयपुर के अंदर ही क्या स्थापित की गई थी? वर्धमान पाठशाला स्थापित करी गई थी। अब क्वेश्चन यहीं से बनता है, वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो अर्जुन लाल सेठी ने करी थी। कब करी थी? तो 1908 में करी थी। कहाँ पर करी थी? तो जयपुर में करी थी। तो ये अलग अलग प्रश्न हैं वो बनते हैं और हर एक प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्वेश्चन अपन फास्ट बिल्कुल क्वेश्चंस की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं ताकि टाइम है वो आपका कम से कम कंज्यूम हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाले हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान है वो सर्वाधिक संख्या के अंदर शामिल थे? सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। अलग अलग ये सिखी या सिरवी जाति लिखते हैं, यूँ सिरवी ऐसे लिखा जाता है, सिरवी जाति या मनसा, मेव और धाकड़। तो मुख्य रूप से बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर जिस जाति के किसानों ने और नेतृत्व किया था वो थे धाकड़ जाति के जाट थे, मुख्य रूप से धाकड़। ठीक है, धाकड़ जाति के जो किसान थे वो सर्वाधिक संख्या के अंदर इस बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर शामिल थे। तो उम्मीद करता हूँ सभी का ये क्वेश्चन है वो सही गया होगा। किसान आंदोलन अगर आपने पढ़े भी हैं एक बार भी तो निश्चित तौर पर ये याद रह जाने वाला सा प्रश्न है और बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे भी जाते हैं, ऐसे प्रश्न है वो। अब देखिएगा, ये एक क्वेश्चन एक सामान्य सा क्वेश्चन, ऐसा लगता है कि क्या ऐसे प्रश्न भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं? तो बिल्कुल आज भी पूछे जाते हैं। और एग्जाम के अंदर क्या होता है कि बहुत ही एकदम से डीप लेवल का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, वो क्वेश्चन अपना गलत होता भी है तो वो हमें पीछे नहीं लेकर के जाता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो नॉर्मल हैं, पहले के एग्जाम्स में पूछे हुए प्रश्न हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर अपन गलत करते हैं तो वो प्रश्न हमें क्या करते हैं? कंपटीशन से बाहर करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मत्स्य संघ राजस्थान का जब एकीकरण शुरू हुआ, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित यानी कौन सी रियासत है वो शामिल नहीं थी? ये क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि ARO मुख्य रूप से 2022 में, प्रवक्ता टेक्निकल एजुकेशन के अंदर 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अलवर, भरतपुर, करौली, झालावाड़। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, कौन सा राज्य है वो मत्स्य संघ में शामिल नहीं था। कई बार जो अभ्यर्थी हैं वो नहीं शब्द को जब पढ़ते हैं तब ध्यान में होता है, लेकिन ऑप्शंस पे जाते ही दिमाग है वो एकदम से यूँ फ्यूज हो जाता है और हम सबसे पहले देखते हैं अलवर। हाँ, मत्स्य संघ अलवर बिल्कुल राइट कर दिया। पहला ये ऑप्शन, आगे के ऑप्शन को अपन पढ़ते ही नहीं है। तो सभी ऑप्शन हैं वो हमें पढ़ने चाहिए एग्जाम के अंदर। तो कौन सा शामिल नहीं था? तो मुख्य रूप से अपन जानते हैं अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर शामिल था। झालावाड़ इसके अंदर शामिल नहीं था। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? झालावाड़, ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा किला गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है? गढ़बिठली के नाम से जाना जाने वाला किला। और न जाने कितनी एग्जाम्स हैं, अथाह भंडार जिनके अंदर ये प्रश्न है वो पूछा हुआ है। और यहाँ पर तारागढ़ बूंदी और तारागढ़ अजमेर, ये दोनों जो ऑप्शन हैं वो बार बार क्या करते हैं? कन्फ्यूज करते हैं। तो मुख्य रूप से ध्यान में रखें इस चीज़ को। लोहागढ़ भरतपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, तारागढ़ बूंदी और तारागढ़ अजमेर। तो ये तारागढ़ अजमेर जो है वो किसके नाम से जाना जाता है? गढ़बिठली या राजस्थान के जिब्राल्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो गढ़बिठली बिल्कुल बीचों बीच राजस्थान के हृदय में अजमेर के अंदर जो अपना किला है मुख्य रूप से ये
गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है, जिसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। तारागढ़, अजमेर, गढ़ बिठली। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे अब जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है आगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? तो अलग अलग मंदिरों की शैलियां हैं, उन शैलियों में से गुर्जर प्रतिहार शैली का जो मंदिर इनमें से है तो मुख्य रूप से सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, समधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है, चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर पाली में, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर के अंदर। तो इनमें से कौन सा जो मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? तो इन मंदिरों में से और मुख्य रूप से जो सोमेश्वर किराड़ू का मंदिर जो है वो किस शैली का माना जाता है? गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। यानी जब गुर्जर प्रतिहारों ने और शासन किया था उस समय उनके द्वारा ये क्या बनाया गया था? सोमेश्वर मंदिर है वो बनाया गया था। तो गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर यहाँ कौन सा हो जाएगा? सोमेश्वर मंदिर हो जाएगा। ये सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2017 एग्जाम के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। अब क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे अपन यूँ देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आरपीएससी क्वेश्चन देती है तो इन्हीं में से कोई सा ऑप्शन जो है उसको उठा करके उसमें से कोई क्वेश्चन पूछ लेती है। तो हमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में तैयारी का आधार इस तरह से प्रोवाइड करवाते हैं कि ये क्वेश्चन तो अपने पास में है ही है, उसके बाद में अपन क्या करें कि इसमें जो जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको थोड़ा सा और ठीक से पढ़ लें, ताकि इनमें से प्रश्न अगर आगे कभी बने तो जैसे जगत शिरोमणि मंदिर वाला है बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कहाँ पर है अलग अलग, कौन सा मंदिर कहाँ पे है, ऐसे भी जैसे यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है तो ये चीज़ साथ ही अपने को क्या हो रही है? तैयार हो रही है। और ऐसे क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए आगे बात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही आसान सा लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें भी स्टूडेंट कई बार। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? अलग अलग छतरियाँ सिलेबस के अंदर हैं। तो थर्ड ग्रेड एसएसटी के अंदर 2023 में, अन्वेषक एग्जाम 2020 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न। तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी, गेटौर, गेटौर के अंदर बहुत से शासकों की छतरियाँ हैं, मांडल और ये बांडोली। तो मुख्य रूप से महाराणा प्रताप की छतरी जहाँ पर स्थित है वो स्थान कौन सा है? बांडोली नामक स्थान के ऊपर महाराणा प्रताप की छतरी है वो बनी हुई है। तो ध्यान में रखेंगे, इस नाम को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट अपना 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है देखिएगा, 14वां क्वेश्चन, मीनाकारी की कला। ठीक है, राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? मीनाकारी कला, जो कांच की नक्काशी वगैरह होती है, तो यह कला है वो राजस्थान में किसके द्वारा लाई गई थी सर्वप्रथम? तो पहली बात तो इसके अंदर ये बता दूं कि जयपुर का जो आमेर घराना है वहाँ के शासकों के द्वारा ये लाई गई थी। अब इतना ऑप्शन मिलते ही तो आप कह ही चुके होंगे। तो देखिए, गज सिंह, मान सिंह प्रथम, जसवंत सिंह और जय सिंह। तो ये मीनाकारी की कला है, मैं से बिल्कुल मैं मिला देंगे, मान सिंह फर्स्ट, मान सिंह प्रथम के द्वारा और जयपुर क्षेत्र के अंदर और ये कला है वो विकसित करी गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि मीनाकारी कला है वो राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। और कौन लाए थे इसको? मान सिंह फर्स्ट है वो लाए थे इस कला को। चलिए आगे देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। सुमेलित कीजिए कौन सा वाद्य यंत्र और कौन उसके प्रमुख कलाकार हैं, कौन उसके वादक हैं? तो वाद्य यंत्र बपंग एक सीरीज दे रखी है वाद्य यंत्रों की, दूसरा उसके कलाकार हैं बपंग, नड, अलगोजा और खड़ताल। सद्दीक खां मांगणियार, जहूर खां मेवाती, करना भील और रामनाथ चौधरी, ये अलग अलग हैं। इनमें अगर एक ऑप्शन अपने को ठीक से याद होता, कौन सा? नड़ वाद्य यंत्र है वो कौन बजाते थे? करना भील। ठीक है, करना भील नड़ के वाद्य यंत्र थे। अब अगर ये वादक थे मुख्य रूप से नड़ वाद्य यंत्र को बजाने वाले वादक थे, तो बी में और बी में थर्ड ऑप्शन, बी में थर्ड की मैचिंग है वो केवल इसी में है, एक में बी में थर्ड की जो मैचिंग है वो केवल इस पहले ही ऑप्शन के अंदर ही है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो मुख्य रूप से बपंग है, उसके वादक मुख्य रूप से कौन हो गए? जहूर खां मेवाती, बपंग जहूर खां मेवाती, अलगोजा रामनाथ चौधरी और खड़ताल के सद्दीक खां मांगणियार।
ठीक है। तो इस तरह से इनको अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। और ये ऑप्शन थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा कैसा नहीं पूछा जाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अलगोजा के प्रमुख वादक कौन से हैं, ये 4 नाम दे दिए। यही क्वेश्चन देखो किस तरह से, सदीक खां मांगणियार निम्न में से किससे संबंधित हैं, और ये 4 ऑप्शन दे दिए। तो सदीक खां मांगणियार खड़ताल, जहूर खां मेवाती किससे संबंधित हैं, यही 4 ऑप्शन। कर्णा भील किससे संबंधित हैं, यही 4 ऑप्शन। रामनाथ चौधरी किससे संबंधित हैं, यही 4 ऑप्शन। नडवादक कौन है, ये 4 ऑप्शन। इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन है वो घुमा करके एग्जामिनर है वो पूछ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट RAS एग्जाम 2021 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। और एक ये चीज़ और कि वर्तमान के अंदर जो RPSC का या राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग का जो प्रश्न पूछने का पैटर्न बदल रहा है, बदल कुछ भी नहीं रहा, केवल यही हो रहा है जैसे ये RAS लेवल का क्वेश्चन है। अब इसी को केवल क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बपंग वादक मुख्य निम्न में से कौन है, और ये ऑप्शन दे दिए, तब अपन इसको सरल क्वेश्चन मान लेते हैं। और ऐसे यूँ मैचिंग वाला क्वेश्चन दे दिया तो अपने लिए ये क्या बन जाता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाता है। तो यही है कि कुछ ऑप्शन हैं वो एक से ज़्यादा दे दिए जाते हैं, तो उस पेपर की प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी अपने को टफ लगने लगती है। ऐसा ही है और कुछ चेंज नहीं है। मैटर कभी भी बदलता नहीं है, मैटर वही रहता है। उसी में से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो घबराएं नहीं इस चीज़ से कि पैटर्न बदल गया है, ऐसा कुछ हो गया है, क्या होगा, किस तरह से हम कवर कर पाएंगे, आराम से हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रामस्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा, सिंहथल शाखा है, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो लालगिरी जी या लालदास जी भी कहा जाता है, रामचरण जी, हरिरामदास जी और संतदास जी। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से, और याद रखेंगे सिंह, सिंह का पर्यायवाची ही क्या होता है, हरि सिंह। ठीक है, तो क्या रह जाएगा, हरिराम दास। ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे से पहले ये ऑप्शन के ऊपर आप पहुँच चुके होंगे। ठीक है, और नहीं भी पहुँचे हैं तो अब तो ये याद रह ही जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पाबूजी का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? पाबूजी का प्रमुख तीर्थ स्थल ठिकरिया, जोधपुर, कोल्लू और पांचोटा। तो मुख्य रूप से पाबूजी जो कि ऊँटों के देवता हैं, पाबूजी की फड़ है वो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। ऊँट जो हैं वो जब भी बीमार वगैरह हो जाते हैं, कोई बीमारी होती है, तो मुख्य रूप से पाबूजी की ही आराधना करी जाती है। और उनसे संबंधित इनमें से जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो कौन सा है, कोल्लू। कोल्लू नामक स्थान के ऊपर पाबूजी का मेला भी भरता है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कोल्लू नामक तीर्थ स्थल है वो पाबूजी से संबंधित है। यहाँ पर पाबूजी का मेला अमावस्या के दिन भरता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बदर नामक जो एक सामाजिक गतिविधि है, रीति रिवाज है, इसका संबंध किससे है? बदर नामक जो संस्कार है इसका संबंध किससे है? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था हमारे पेपर के अंदर ये प्रश्न था। ठीक है, और जीके के अंदर बहुत ही अच्छा, मेरी उम्मीद से ज़्यादा मेरा स्कोर रहा, जिसकी वजह से मुझे मेरा चोरू जोन मिला। चलिए, बदर किस संस्कार से? तो कर्णवेद, अंत्येष्टि संस्कार, विवाह संस्कार और समावर्तन संस्कार। तो मुख्य रूप से अंत्येष्टि के समय, और जो मुख्य रूप से मृत व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के जो परिवार के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसके जो वंशज होते हैं वो मुख्य रूप से उसके बेटे वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो रिलेटिव्स हैं वो सिर मुंडवाने का जो कार्य करते हैं, सिर के बाल वगैरह दिए जाते हैं। तो ये सिर मुंडवाने का जो कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से क्या कहलाता है, बदर कहलाता है। ठीक है, तो अंत्येष्टि कार्यक्रम से संबंधित, ठीक है, या मृत्यु संस्कार से संबंधित है वो क्या है, बदरे है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे मुख्य रूप से। चलिए आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल झूलनी एकादशी। ठीक है, जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 के अंदर पूछा हुआ है, JEN डिप्लोमा एग्जाम 2016 के अंदर भी पूछा हुआ प्रश्न है, और त्योहारों से व्रत से संबंधित प्रश्न है वो पूछे ही जाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी, अब एकादशी तो है ही है, जल झूलनी एकादशी है तो चैत्र कृष्ण एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो ये तो देखो अलग अलग त्यौहार हैं, वो सारे व्रत वगैरह हैं वो याद करने ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा, भाद्रपद शुक्ल
एकादशी। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। जल भरने का काम, जल झूलनी, जल भरना, भरना मतलब है भाद्रपद। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी है वो मनाई जाती है। नेक्स्ट, और आज की इस टेस्ट का और अंतिम क्वेश्चन है। क्या है देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थानी काव्य कौन सा? भारतेश्वर, बाहुबली, घोर। ये दो मुख्य रूप से रचनाएं हैं। एक है भारतेश्वर बाहुबली घोर और दूसरा है भारतेश्वर बाहुबली रास। ऐसे दो ये काव्य हैं मुख्य रूप से। तो इनमें से क्वेश्चन है वो पूछा ही जाता है। ARO हॉर्टिकल्चर 2022 एग्जाम के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। इसके रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई, शिवदास, कृपाराम, वज्रसेन सूरी। तो देखिए इनके अंदर जो आपका भारतेश्वर बाहुबली घोर है, इसके रचयिता तो हैं वज्रसेन सूरी, और एक भारतेश्वर या भरतेश्वर बोला जाता है बाहुबली रास, इसके हैं शालिभद्र सूरी। ठीक है, तो इस तरह से रास, शालिभद्र सूरी, ठीक है, और घोर ये याद रखेंगे। तो घोर वज्रपात, ऐसे याद रख लेंगे, घोर वज्रपात। ठीक है, ऐसे तो वज्र से रह जाएगा वज्रसेन सूरी। तो ये अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपने 20 क्वेश्चन का ये आज का ये टेस्ट था। उम्मीद करता हूँ अलग अलग जो टॉपिक्स थे राजस्थान जीके के, उन टॉपिक्स को मैंने टच करने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया है। और सारे के सारे प्रश्न हैं वो किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे हुए प्रश्न, जो आपकी तैयारी को जाँचने परखने के अंदर और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में बहुत ही अच्छा योगदान है वो देने वाले रहेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। आप इस चैनल के ऊपर जुड़े रहे, इस वीडियो के ऊपर बने रहे अब तक, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह से प्रत्येक वीडियो का लाभ है वो आप उठाएं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो, और लाइक शेयर ज़रूर करें वीडियोस को। अपना प्यार प्रेम है वो चैनल के प्रति बनाए रखें, अपना स्नेह है वो चैनल के प्रति रखें, और अपनी तैयारी को निश्चित तौर के ऊपर डिस्टर्ब नहीं होने दें। कंटिन्यू अपनी तैयारी को जारी रखें। एक तैयारी और अपना स्वयं के भविष्य के लिए कार्य करना ही अपने लिए अपनी सर्वप्रथम अपने साथ एक न्याय है, अपने साथ एक न्यायोचित प्रक्रिया है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर हम स्वयं को ही सबसे पहले धोखा दे रहे हैं, बाकी सब इसके बाद हैं। तो निश्चित तौर पर आप सभी अपनी तैयारी के अंदर जुटे हुए हैं और तैयारी को बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप। तो उसी श्रृंखला के अंदर और ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है जो आपके समक्ष रखा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब वीडियोस और मेरी क्लासेस हैं वो पसंद आ रही हैं। तो चैनल के ऊपर लगातार जुड़े रहें। अभी तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं फिर से एक और नए सेशन में।